हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर को है। और हम कुछ एडवाइस ऐसा देना चाहते हैं आप लोगों को कि एनसीईआरटी का आप लोग पढ़ाई एक बार जरूर कर लीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा है और बीपीएससी अगर निकालना है तो एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए। लेकिन जिन बच्चों को टेलीग्राम पे टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के टेलीग्राम उस पर कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम टेस्ट होता है, आप टेस्ट दे सकते हैं और आपको सारा पीडीएफ नोट्स का भी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। एग्जाम और मेंस का और प्री कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। टेस्ट बराबर हमारे चैनल पे होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एनसीईआरटी सबसे पहले कौन कौन सी पढ़नी है हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की एनसीईआरटी की। मैथ की जो एनसीईआरटी, गणित की जो एनसीईआरटी है, आप लोग जिन बच्चों की मैथ कमजोर है, लगता है और बीपीएससी में 10 क्वेश्चन मैथ से आता है, तो आप लोग जो है ये क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, तीन क्लास की जो है एनसीईआरटी को जो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। क्लास 6, 7 और 8 के एनसीईआरटी को बहुत बेसिक चीज बताया गया है, बच्चों को समझाने के लिए किताब बताई गई है। आप लोग इसको एक बार जब पढ़ेंगे ना तो आपका मैथ इतना अच्छा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद इसको अप्लाई किया है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने जिनको बताया उन्होंने अप्लाई किया और उनका काफ़ी सफल रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं मैथ के। और मैथ से भागना नहीं है। क्यों? थोड़ा बहुत मैथ आपको आनी चाहिए क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है और आजकल क्या है, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। तो इसलिए आप लोग जो है मैथ को जरूर देखिए। और क्लास 7 की एक चैप्टर मैथ के बारे में वीडियो में आपको बता देता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैथ के क्वेश्चन कितने बेसिक चीज बढ़िया बताया गया है। जो है एक चैप्टर में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देखिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है? मैंने इसके बाद ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है वो भी एनसीईआरटी बताया है। कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है वो मैंने बता दिया। उसको डिटेल में एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो सारी। कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर बताया जाए, जिससे आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दे और हमारे चैनल द्वारा लगातार आप लोगों को टारगेट भी मिलता रहेगा। मैं बहुत सारे बच्चे उसमें ऐड है और मैं डेली टारगेट भी उनको देता हूँ और बच्चे सारे टारगेट पूरा भी करते हैं। तो एनसीईआरटी को भी मैं टारगेट में शामिल कर लूंगा। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। अब जिन बच्चों का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। तो जिन बच्चों का एनसीईआरटी कमजोर है या मैथ कमजोर है तो क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है, अगर किताब नहीं मिलती है उनको मार्केट में तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। सब कुछ अवेलेबल है, ऐप आता है एनसीईआरटी का और उसको भी मैं शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी। और जिन लोगों को टेस्ट देना हो टेलीग्राम पे उसको जो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना किसको, जैसे मान लिया बहुत मैथ कमजोर है आप लोगों का, किसी का भी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है और 10 क्वेश्चन मैथ के बीपीएससी में आते हैं। करना क्या है, इसको एक बार बिल्कुल ये एनसीईआरटी बच्चों को बताई गई है, बिल्कुल 6, 7, 8 के बच्चों के लिए और मैथ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक के बारे में बहुत अच्छे से यह एक एक चीज बताया गया है। तो एक बार अगर इसको पढ़ लेंगे ना, एक बार दो बार इसको करेंगे थोड़ा सा समय निकाल के, तो मैथ की चीजें बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएंगी कि मैथ में जो है वहां से क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे फिर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, मैं जैसे अब देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो क्या करना है, बार बार जब हम बेसिक चीज से पढ़ करके हल करेंगे तो ये बिल्कुल हमें याद हो जाएगा। तो एक बार जिन लोगों को लगे कि नहीं हमें मैथ मेरा कमजोर है तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को जरूर कर लें। उससे आप लोगों का काफी बेसिक चीजें मजबूत हो जाएंगी और आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो मैंने एक उदाहरण दिया है केवल एक बुक का कि आप लोग ऐसे ही एनसीईआरटी 6, 7, 8 की पढ़ लीजिए, जिससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आ जाए मैथ के वो गलत ना होने पाए आप लोगों से। ठीक है? बिल्कुल देखिए एक एक चीज, बहुत बेसिक चीज दे रखा है और ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर बीपीएससी में आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। तो हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास टाइम अगर ना मिले, बहुत कोचिंग अच्छी नहीं मिले, पैसा की कमी हो, तो आप लोग ऐसे तरीका अपनाइए और एनसीईआरटी पढ़ करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए। देखो कितने अच्छे से एक एक चीज को कितने बढ़िया से समझाया गया है। तो यही आपको करना है। आपको इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर हैं, 6, 7, 8 सबकी एनसीईआरटी को एक बार पूरा पढ़ लीजिए कि जिससे जो है क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है? तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी, ये मैथ का। इसी तरह मैं ज्योग्राफी के सबके मैं एनसीईआरटी बता देता हूँ कैसे इनको पढ़ना है एनसीईआरटी। और सारे एनसीईआरटी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए जिससे बीपीएससी के क्वेश्चन आए तो गलत बिल्कुल ना होने पाए आप लोगों से। और
आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि बीपीएससी अपना पैटर्न बदल चुका है, बदलाव कर चुका है, तो हमारे भी पढ़ाई का तरीका बदल जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर जो है, अगर मैथ कमजोर है तो इस 6, 7, 8 के एनसीईआरटी को जरूर आप लोग फॉलो करो, जिससे आप लोगों के जो है सारे डाउट दूर हो जाए। ठीक है, तो जरूर इसको फॉलो करो। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार जरूर इसको आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि ये मैं अनुभव बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं इनको मैथ कमजोर था, उन लोगों ने इसको फॉलो किया और उनके जो है मैथ आज बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना मैंने बता दिया, वैसे ही आप पढ़ के इसको आप लोग निकाल लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे शून्य से गुणन कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, बहुत अच्छे से बता दिया गया है, तो इसी को पढ़ करके आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साइंस, जिन बच्चों का साइंस कमजोर है वो जो है ये एनसीईआरटी ले सकते हैं, क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, 9th की एनसीईआरटी लेकर के एक बार जरूर पढ़ लें एनसीईआरटी को, कि जिससे उनके साइंस के क्वेश्चन गलत ना होने पाए, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं वहां पे, तो वो गलत ना होने पाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग जो है ये किताब जरूर ले लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11 की एनसीईआरटी है, आपको ऐप पर वहां पे मिल जाएगी, आप जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पे एनसीईआरटी मिलता हो, जैसा भी आप लगे आप जरूर इस एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिए। इसमें ज्योग्राफी, इसमें माफ करिएगा, अर्थव्यवस्था की सारी जानकारियों को बहुत अच्छे से दे रखा है। राष्ट्रीय आय क्या है, वो जो है राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, सब कुछ इसमें डिटेल बताया गया है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार इस बुक को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ज्योग्राफी, यह है ज्योग्राफी हिंदी, ये इंग्लिश की है और यह है आपकी हिंदी। आप लोग जो है जिन जिन लोगों को ज्योग्राफी कमजोर हो या ना कमजोर हो, फिर भी क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी को, टोटल जो है इसमें 9 किताबें हैं, आप लोग इन किताबों को जरूर पढ़िएगा, और खासकर इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्लास 8, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 हो, अगर ये किताब आपको समझ में, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है अभी, ये किताब जो है बाद में इसको हम बताऊंगा तब पढ़ना है, पहले इन दोनों किताब को छोड़ करके बाकी ये सारी किताबों को एक बार जरूर आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपका ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक मजबूत हो जाएगा। और क्लास 12 भारत और हम, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसका एक चैप्टर के बारे में आपको दिखा देता हूं कैसे आपको पढ़ना है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरह से एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। एनसीईआरटी में सारी बातों को बहुत डिटेल में दे रखा है, उसी एनसीईआरटी से चोरी कर करके लोग किताब छाप देते हैं और कह देते हैं मैंने ये मेरी, हाँ हम उसके राइटर हैं, लेकिन नहीं, सब एनसीईआरटी चोरी करते हैं। आप अभी एनसीईआरटी का एक एक मैप देखिएगा ना, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको देख के लग जाएगा कि नहीं वास्तव में एनसीईआरटी जो लिखा है। तो आप लोग गाँव के हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, जो आप लोग हो सकता है कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों को, तो हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इस पे, आप सुबह शाम टेस्ट भी दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप लोग जरूर एनसीईआरटी देखिए, मैंने कैसे बताया, एक चैप्टर में आपको दिखा रहा हूँ एग्रीकल्चर का, आप उसको देखिए और उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी आप लोग को दिखाने ये दिखा के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, देखो साइंस में कितने डिटेल में की बताया गया है, जिसे भू संसाधन और कृषि के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है भू उपयोग वर्गीकरण, भूमि का उपयोग कैसे कहाँ कहाँ होता है, देखो बहुत अच्छे से दे रखा है, दुनिया भर की किताबों में जाओगे आपको यही चीजें मिलेंगी वहां पे। वनों के अधीन क्षेत्र जैसे दिया है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आता है बंजर भूमि कौन कौन से हैं, सब अलग अलग भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि है, अस्थाई चारागाह, सबको डिटेल में बताया गया है। जब तक एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए एक बार दो बार हो सके तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो और सारी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ डालो उसको। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पर भारत में कृषि भूमि के उपयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद एक एग्रीकल्चर का डाटा आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ लिखा है भारत में कृषि के प्रकार, ये कृषि के प्रकार दिया गया है, और भारत में कृषि की 3 ऋतुएं हैं। ये देखिए आप यहाँ डिटेल में देखिए कितना अच्छा से ये बताया गया है एनसीईआरटी में, कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल कब बोई जाती है, और जायद की फसल का कब बोई जाती है, कब कब उसका क्या टाइम पीरियड है, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, और अप्रैल से जून तक। उत्तर भारत में कौन सी फसल बोई जाती है और दक्षिण भारत में कौन सी फसल बोई जाती है, देखो कितने अच्छे दे रखा है। अब आप देखोगे तो चावल यहाँ भी है, और चावल जो है
यहाँ भी है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह पे चावल खेती होती है खरीफ की ऋतु में। लेकिन अगर आप देखोगे तो चावल की फसल पूरे भारत में पूरे साल होती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। देखो यहाँ कितने एनसीईआरटी में कितने अच्छे से दे रखा है कि दक्षिण भारत में चावल खरीफ की भी फसल में होता है, रबी की फसल में भी होता है और जायद की फसल में भी होता है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो गलत होने का चांस पूरा है। मक्का देखिए, मक्का की फसल देखो, रबी और खरीफ दोनों फसलों में मक्का की खेती होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो पाए। बिल्कुल डिटेल में देखो कितने अच्छे से यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लो। दुनिया भर की किताबों से भागने से अच्छा है कि एनसीईआरटी को ही ज्यादा फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको पूरा एक से एक अच्छी कितने अच्छे से एक चीज को दे रखा है। भारत में कौन कौन से अनाज होते हैं, चावल कहाँ ज्यादा होता है ये दे रखा है, अनाज के बारे में चावल कहाँ होता है, कैसे बोया जाता है, चावल किसकी फसल है, सब के बारे में देखा। ये भी लिखा है भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल। तो भारत का प्रमुख फसल कौन है, चावल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरा चावल के बारे में दे रखा है, फिर चावल के बारे में पूरा मैप से बताया गया कि चावल कहाँ कहाँ भारत में होता है। तो आप देखिए अब यही मैप दुनिया भर की किताबें कॉपी करती हैं। अब देखो यहाँ पे चावल सबसे ज्यादा होता है और यहाँ चावल कम होता है, तो यहाँ कम डार्क है यहाँ ज्यादा डार्क है। ऐसे ही मैप आपको समझना है एनसीईआरटी से, तभी आप जो है अब बीपीएससी आपके हाथ से नहीं तो निकल जाएगा। हर फसल के बारे में देखिए यहाँ दिया है डिटेल में, ज्वार, मक्का, दाल, सब के बारे में। ऐसे ही पूरे एनसीईआरटी को एक बार जो मैंने बताया है सारी एनसीईआरटी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए। हर फसल के बारे में यहाँ दिया, मैंने केवल एक लेसन के बारे में बताया है। अब यहाँ देखो हर फसल के बारे में दे रखा है, गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं सबके बारे में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हर फसल के बारे में यहाँ डिटेल में दे रखा है। एक बार इसको जरूर 2 बार अच्छे से पढ़ डालिए कि जिससे बीपीएससी में कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह देखिए यहाँ पर रेशेदार फसल कौन कौन सी है, कपास के बारे में पूरा दे रखा है, कौन कौन सी कपास होती है, उसके कपास किसकी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। जूट के बारे में दे रखा है, अन्य फसल गन्ना, चाय, कॉफी, अन्य जैसी फसलें हैं इनके बारे में डिटेल में की चीज को यहाँ दे रखा है, किस राज्य में होता है, कैसे होता है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस इसी किताब को फॉलो करिए। क्लास 12 की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, सब एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी जो है। गूगल उस पर जाइएगा, गूगल ऐप स्टोर पे सब कुछ किताबें आपको एनसीईआरटी की डाउनलोड, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी किताबें वहां से मिल जाएंगी। आप इसको लेकर के पढ़ लीजिए, आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है जाके मार्केट में, बस इसी किताब को आप पढ़ते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यह है हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो है मध्यकालीन, ये प्राचीन काल और ये आधुनिक काल, ये बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। एनसीईआरटी बेसिक बहुत अच्छी बुक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, हिस्ट्री के लिए आपका बेसिक पूरा मजबूत हो जाएगा। प्राचीन भारत जो है ये किताब पढ़ लीजिएगा, और मध्यकालीन सतीश चंद्रा की, और प्राचीन भारत राम शरण शर्मा, ये 3 बुक बहुत बेसिक बुक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है आपका यह राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। अगर जिन बच्चों का बेसिक मजबूत कम है, अंगों को बेस मजबूत करना है, तो आप लोग इस एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके बेसिक चीजें मजबूत हो जाए। लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है, बहुत बेसिक चीजें की भी बताया गया है। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के सेशन कैसे होते हैं, तो आप इसको भी अपने एक बार टाइम टेबल में रखिए और इसको भी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको मन में कोई शंका है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से जरूर दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ आप लगे रहिए। हम आपको बिल्कुल एक एक चीज मैप के थ्रू बिल्कुल बताऊंगा। मैं हिस्ट्री के नोट बिल्कुल मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा, ज्योग्राफी भी बताऊंगा, सारी क्लास आपको लगातार मैं लूंगा, बिल्कुल फ्री है, कोई उस पर चार्ज नहीं है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो ये किताबें कुछ थी एनसीईआरटी की, इसको आप लोग जरूर फॉलो करिए, आपको बहुत लाभ होगा। 69 बीपीएससी के पेपर बहुत कठिन होते जा रहे हैं, तो हमें भी अपना, जब बीपीएससी बदल रहा है तो हमें भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू।